नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबरों में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है कालका से समालखा का। कोसली से बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने आगामी बजट सत्र को लेकर सुझाव भेजे हैं, जिसमें उन्होंने बुढ़ापा पेंशन के लिए आय सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 से 5 लाख रुपए तक करने की मांग की है। साथ ही बाईपास बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन किए जाने का सुझाव भी दिया। दूसरी ओर गौशालाओं में गायों की खुराक के लिए 15 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए किए जाने की मांग की। वहीं सफाई पर उन्होंने जोर डालते हुए कहा है कि जोहड़ों में गंदे पानी की वजह से गंदगी और बीमारी फैलने का डर रहता है और इसके लिए उनको साफ करवाने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। ग्राउंड लेवल पे सारी चीज आएंगी तो बजट का ज्यादा लाभ आम जनमानस तक पहुंचेगा। और हर बार आपने देखा कि बजट सत्र से पहले एमपी और एमएलए से और आम नागरिक से सुझाव मांगे जाते हैं ताकि वो बजट में चीजें मेंशन हो सकें और उसका सीधा जनता को लाभ मिल सके। और अब खबर है करनाल से, जहां आंगनबाड़ी वर्कर्स का धरना लगातार चल रहा है। वर्कर्स ने फव्वारा चौक पर डटे रहने के बाद आगे के आंदोलन की रूपरेखा को तैयार किया है, जिसमें उन्होंने शहर में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किरण ने बताया है कि हम भिवानी से आए हैं और हम तो बोरियां बिस्तर पहनने के कपड़े भी साथ लेकर आए। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक यहीं पर डटे रहेंगे। जिस तरह से किसानों ने अपना आंदोलन किया था उसी तरह से आंदोलन करेंगे। बच्चों के फोन आने पर उन्हें बोल दिया है कि अब तो मांग पूरी करवाने के बाद ही घर लौटेंगे। एक एक दरवाजे पे गए हैं, जो मंत्री मिनिस्टर है, जो यहाँ के एसडीएम है, पीओ मैडम है, सबके पास, लेकिन इनके पास कोई है ही नहीं हमारे लिए कोई जवाब नहीं है। मुख्यमंत्री साहब ये नहीं देख रहे कि इतनी लेडीज इतनी ठंड में इतनी परेशान हो रही है। यहाँ पर रात को कुछ वर्करों को यहाँ पे प्रॉब्लम भी आई है थोड़ी, तो डॉक्टर साहब वगैरह ने दवाई भी दी है, लेकिन दिक्कत बहुत ज़्यादा है। तो प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो धरना दे रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं और गीत गाकर अपने गुस्से का इजहार भी करती हुई नजर आ रही हैं। और अब ऐलान किया गया है आंगनबाड़ी वर्कर्स की ओर से, हेल्पर्स की ओर से, कि इस आंदोलन को और ज्यादा धार दी जाएगी, इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा और इसकी रूपरेखा भी हमने तैयार कर ली है। और चलिए सीधा रुख करेंगे करनाल का, जहां से हमारे संवाददाता विकास महिनावास्ता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, आंगनबाड़ी वर्कर्स का ये धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। हम देख रहे हैं पिछले 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और किस तरीके से ये धरना दिया जा रहा है, सरकार के खिलाफ गुस्से का इजहार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। जी बिल्कुल, देखिए काफी पिछले काफी लंबे समय से जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही हैं। जेल भरो आंदोलन किया उनकी तरफ से लगातार सीएम सिटी करनाल में लगातार प्रदेश से जो आंगनवाड़ी वर्कर महिला वो पहुंच रही है और अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन कर रही है। और वहीं अगर बात की जाए तो कल भी और आज भी जो करनाल में जो के सेक्टर 12 फुआरा पार्क में जो लगातार जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, और हालांकि करनाल के कल कमेटी चौक पर काफी हजारों की संख्या में जो महिला वर्कर है वहां पर बैठ गई थी और काफी देर जो मेन सबसे व्यस्तम चौक काफी जाम रहा था। और आज भी जो फुआरा पार्क में जो हजारों की संख्या में जो पूरे प्रदेश भर से आंगनवाड़ी महिला वर्कर वहां पर बैठी हुई नजर आ रही है और अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। जी विकास, लेकिन जिस तरीके से इस बात का ऐलान किया गया है कि वो अपने इस आंदोलन को और ज्यादा धार देंगी, वो पीछे नहीं हटने वाली हैं। जिस तरीके से 1 साल से ज्यादा समय तक किसानों ने अपने आंदोलन चलाया और उनको बाद में कामयाबी भी मिली, सरकार को कानून वापस लेने पड़े, ठीक उसी तरीके से वो अब पूरी तरह से मजबूत इरादों के साथ मैदान में उतरी हुई हैं और वो पीछे हटने वाली नहीं है जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। तो इसको कैसे देखा जाए? बिल्कुल, देखिए
उनसे बातचीत की गई है तो उनकी तरफ से साफ तौर पर स्पष्ट कहा गया है कि अब वो तैयारी कर यहाँ पर पहुंचे हैं। कोई भिवानी से पहुंचे, कोई हिसार से पहुंचे, उनकी टीमें अलग अलग यहाँ पर पहुंची नजर आ रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो पूरी तैयारियां कर आए हैं और अपना बोरी बिस्तरा साथ लेकर यहाँ पर पहुंचे और अपने कपड़े यहाँ पर लेकर पहुंचे हैं। जब तक इस बात का कोई समाधान नहीं होगा वो अनिश्चितकालीन यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे और करनाल जो सीएम सिटी करनाल है यहाँ पर अपना धरने को आगे की रूपरेखा यहीं पर बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन है, जिस प्रकार से किसानों की वहां पर जीत हुई थी, उससे कहीं ना कहीं इनको भी लग रहा है कि अब काफी लंबा समय हो चुका और अब जो इनकी गतिविधियां वो तेज होती हुई नजर आ रही हैं। जी लेकिन विकास, क्योंकि सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी मांगे हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स की जिनको पूरा किया जा चुका है, उसके बावजूद भी ये धरना चल रहा है। तो इसको लेकर सवाल भी खड़ा कर रही है सरकार कि भाई जब आपकी ज्यादातर मांगों को सरकार ने मान लिया है, कुछ मांगे आपकी ऐसी हैं जिन पर सरकार विचार कर रही है, ऐसे में इस आंदोलन को आगे बढ़ाना ये इसका कोई औचित्य नजर नहीं आता है सरकार को। तो इसको कैसे देखा जाए? कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर ये आंगनबाड़ी वर्कर्स अभी भी डटी हुई हैं कि इन मांगों को भी सरकार पूरा करे? बिल्कुल देखिए, जो जिस प्रकार से उनका कहना है कि 2008 में जो उनकी मांगे मानी गई थी उन्हें लागू किया जाए और लगातार जो उनको भत्ता दिया जाता है वो कम दिया जा रहा है और जो वर्दी के पैसे उनको दिए जाते हैं वो कम दिए जाते हैं और जो पक्का करने की, जो कर्मचारियों को पक्का करने की जो बात उनकी तरफ से की जा रही है और जब तक उन्हें पक्का नहीं किया जाता उन्हें वेतन अधिक देने की बात की जा रही है। तो अलग अलग उनकी कुछ मांगे हैं जिनको लेकर वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। हालांकि उनकी कुछ मांगे जरूर सरकार की तरफ से मान ली गई थी, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनके प्रमुख मांगे नहीं मानी जाएंगी तो इसी प्रकार से वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आएंगे। जी अच्छा, सरकार का क्या कहना है? सरकार की क्या दलील है? बाकी जो मांगे रह गई हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स की, उसको सरकार पूरा करने में या उस पर विचार करने में क्यों हिचकिचा रही है? वजह क्या है उसकी? देखिए, जो जिस प्रकार से करनाल में 2 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहे हैं तो वहां पर लगातार कुछ अधिकारी उनके पास बातचीत करने के लिए भी पहुंच रहे हैं, लेकिन उनसे जो बातचीत से वो संतुष्ट होते हुए नजर नहीं आ रहे। हालांकि कल जो सीएम आवास है करनाल में, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री का घर है, उसका घेराव करने के लिए वो हजारों की संख्या में निकली थी, लेकिन वो जो बीच रास्ते में जो सबसे व्यस्तम चौक का करनाल का कमेटी चौक, वहीं पर बैठ गई थी और लगातार 2 से ढाई घंटे वहां पर बैठी रही और देर रात वहां से उठकर जो फुआरा पार्क में पहुंचे। तो कहीं ना कहीं काफी लोगों को भी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है और लगातार जो सरकार के नुमाइंदों के बीच में आकर हालांकि बातचीत करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं, लेकिन बातचीत वो सिरे चढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल विकास, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब भी कोई ऐसा मसला होता है तो विपक्ष भी उसमें कहीं ना कहीं अपनी अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आता है, क्योंकि विपक्ष को लगता है कि एक सहानुभूति जो है वो ली जा सकती है उस खास वर्ग की। आंगनबाड़ी वर्कर्स की ओर से अब लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है, पिछले कई महीनों से ये प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। सरकार की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि आप अपने प्रोटेस्ट को खत्म करिए, क्योंकि आपकी ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं, उसके बावजूद भी ये लगातार चल रहा है। ऐसे में क्या विपक्ष का कोई नेता इन बीते दिनों में इन आंगनबाड़ी वर्कर्स से मिलने आया है? और अगर मिलने आया है तो क्या कहना था उनका? जी बिल्कुल देखिए, जो फिलहाल जो कोई इस प्रकार से कोई बड़ा नेता उनके बीच में फिलहाल नहीं पहुंचा और जो लगातार ये खुद ही उनकी तरफ से जो प्रदर्शन जरूर किया जा रहा है, क्योंकि जो संख्या है जो आंगनवाड़ी वर्करों की वो काफी ज्यादा जरूर है। हजारों की संख्या में जो आंगनवाड़ी वर्कर यहाँ पर पहुंची हुई हैं और पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर पहुंचे, बड़ी बड़ी बसों में यहाँ पर पहुंचे और लगातार उनका यही साफ तौर पर कहना है कि उनके साथ जो भी खड़ा है, लेकिन जो उनकी मांगे हैं वो जब तक उनकी मांगी नहीं जाएंगी वो इस प्रकार से यहाँ पर धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे। और अधिकारी हालांकि उनके बीच में पहुंचते हुए नजर जरूर आ रहे हैं और उन्हें समझाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो बात है उसका कोई निर्णय यहाँ पर साफ स्पष्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी विकास, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो किस तरीके से आंगनबाड़ी वर्कर्स की ओर से लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तस्वीरें हमने आपको दिखाई और इनकी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करे, नहीं तो ये आंदोलन, जैसे किसानों ने अपना आंदोलन चलाया एक साल से ज्यादा समय तक, इसी तरीके से अपने आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे। सरकार की मुश्किलें बढ़ाने का काम भी हम करेंगे, ये कहना है आंगनबाड़ी वर्कर्स का। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं जींद से बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्ढा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत जी। सर, सबसे पहले सर मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या सभी राज्यों में आपकी पार्टी सरकार बना पाएगी? देखिए, पूरी उम्मीद है कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश की एक अहम भूमिका है, वहां पर योगी महाराज जी दोबारा से सरकार बनाने का। जी सर,
सर ये भी जानना चाहेंगे कि पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव लड़ रही है, किन खास मुद्दों पर आज इस बार पार्टी चुनाव लड़ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है, वो उद्देश्य है विकास। और विकास के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव लड़ेगी, वहीं उत्तर प्रदेश में विकास के साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर पे भी ये चुनाव लड़ने का काम कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है माननीय योगी साहब दोबारा से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार को बनाए। जी सर हरियाणा सरकार जल्द ही बजट पेश करने वाली है, ऐसे में जनता भी इस बार बजट से कई उम्मीदें लगा रही है, तो क्या लगता है इस बार क्या जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतर पाएगा इस बार का बजट? देखिए, ये बजट जो आएगा हरियाणा सरकार का, ये बजट अपने आप में एक विशेष अहम भूमिका रखेगा और ये मानना पड़ेगा कि हरियाणा के लोगों को अच्छा बजट मिलेगा और जिस बजट में काफी सहूलियतें दी जाएंगी और गरीब व्यक्ति को काफी हद तक इसमें मदद मिलेगी। जी सर जींद में जो है सीवरेज की समस्या आए दिन देखी जा रही है, ऐसे में इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जींद में जो सीवरेज की समस्या है वो बात मैं आपकी बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि पुराना बसा हुआ जो जींद है उसमें ये समस्या पुराने समय के सीवरेज डले हुए हैं, तो वो समस्या आ रही है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि डिपार्टमेंट को मैंने कहा और डिपार्टमेंट के कहने के अनुसार आप ये मान के चलिए कि अब विशेष तौर पर सुपर शकर मशीन को कैथल से मंगवाया गया और सोनीपत से भी मंगवाया गया और ये कार्य विशेष तौर पर चल रहा है। वहीं पर ही एक इसी सीवरेज को लेकर एक परियोजना का लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला हूं और जल्दी ही वो पूरी सारी सीवरेज लाइन को साफ कर दिया जाएगा और जिससे मैं ये कह सकता हूं कि काफी राहत मिलेगी। जी सर ये भी जानना चाहेंगे कि जींद में और क्या क्या समस्याएं हैं जिसको आप विधानसभा में उठाएंगे? देखिए, मेरे कुछ सवाल हैं इस बार विधानसभा में, जैसे कि नेहरू स्टेडियम, जिसे अर्जुन स्टेडियम कहते हैं, उसको क्रिकेट का ग्राउंड बनाया जाए। इसी प्रकार से अनेक परियोजनाएं, जैसे कि अभी पिछले लास्ट टाइम में मैंने भाखड़ा का विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा था। भाखड़ा का पानी जींद लाने का जो प्रपोजल है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे स्वीकार किया और उस पर विशेष तौर पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। जल्दी ही उसका कार्य शुरू हो जाएगा, क्योंकि किसानों की जमीनें खरीदी जा चुकी हैं और उनका जो उनका मुआवजा है जमीन को लेकर वो बांटा जा रहा है। और मेडिकल कॉलेज जो विशेष तौर पर करीबन कुछ 700 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसे मेरे पिता ब्रह्मलीन डॉक्टर हरिचंद्र मिड्डा जी माननीय खट्टर साहब से, जो माननीय मुख्यमंत्री उस समय थे और आज भी हैं, और उनसे ये प्रपोजल पास करवाया गया और उसका कार्य भी बड़ी तेजी से चल रहा है जींद में और लगभग 2023 में मेडिकल कॉलेज बनकर स्टार्ट हो जाए। जी सर ये भी जानना चाहेंगे कि सीवर लाइन डालने में देरी करने वाले जो एजेंसियां हैं उन पर कार्रवाई के आदेश दिए गए थे, तो क्या उन पर कार्रवाई हो गई है या कब तक उन पर कार्रवाई होगी? देखिए, कुछ कार्रवाई जो पीछे मैंने पब्लिक हेल्थ की कमेटी को लाने का काम किया, वहां पर उस कमेटी ने, जो विधायकों की कमेटी आई, उन्होंने जो त्रुटियां पाई गई उनके खिलाफ एक्शन लिया गया और कुछ को अंडर रूल 7 के तहत अंडर रूल 7 लगाया गया उन पर और मानिए कि करीबन 7 लोगों को इसमें चार्जशीट कर दिया जी। और जो सीवरेज लाइन का है या अमृत योजना का है, जो कुछ कमी है वो कार्य चल रहा है। जी सर जानकारी के मुताबिक सरकारी हॉस्पिटलों में 58 पोस्टें डॉक्टर्स की जो है वो खाली हैं, लेकिन 15 ही डॉक्टर्स वहां पर हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अनिल विज साहब ने अभी एक प्रपोजल जो तैयार किया, अभी हाल ही में एक जॉब्स निकाली जा रही है, करीबन 1200 के आसपास डॉक्टर्स और सम्मिलित होंगे, जो इंटरव्यू वगैरह जो भी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद 1200 डॉक्टर आएंगे, उसका फायदा पूरे हरियाणा को मिलेगा। जी सर सीएम मनोहर लाल ने 20 करोड़ की राशि जो है वो विकास कार्यों के लिए मुहैया करवाई थी, लेकिन अगर बात करें जींद में सड़कों की, तो सड़कों की हालत अभी भी बदहाल है, तो वो कब तक दुरुस्त की जाएगी? देखिए, आप सड़कों का जहां तक सवाल है, आप आकर देख सकते हैं कि सारे बाईपास बन चुके हैं और 3 ब्रिज बन चुके हैं, रेलवे ब्रिज, 2 अंडर ब्रिज बन चुके हैं और 2 अंडर ब्रिज बनने वाले हैं। शहर की 1-2 समस्याएं हैं सड़कों को लेकर, उनका प्रपोजल पास हो चुका है, वो भी जल्दी हो जाएगी। जी सर, तो सर अभी जो बजट है उसको लेकर के जनता कई उम्मीदें लगा रही है, तो बजट में इस बार क्या कुछ नया रहने वाला है, क्या कुछ खास रहने वाला है जनता के लिए, जींद की जनता की अगर हम बात करें तो?
देखिए, तो ये तो पूरे हरियाणा को इस बजट का फायदा मिलेगा। वो चाहे मध्यम परिवार हो, चाहे वो किसी भी श्रेणी का परिवार है, चाहे उच्च श्रेणी का परिवार है, मध्यम श्रेणी का परिवार है। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही उद्देश्य है कि कोई भी फायदा मिले वो अंतिम व्यक्ति तक मिले। जो अंत्योदय की माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में जो एक सोच है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, उस सोच को माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा करने जा रहे हैं। विशेष तौर पर मैं ये कहूंगा कि जिस प्रकार भगवान राम मां शबरी के पास पहुंचे थे, इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच है कि वो इस हरियाणा में बिल्कुल अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसको सुविधाएं मुहैया करवाने का काम करें। अब कोरोना काल की ही अगर बात लें, तब से लेके आज तक कोरोना काल में दो समय का अनाज, मतलब महीने में 2 बार अनाज देने का काम किया, जो उस समय की बहुत बड़ी समस्या थी। जी सर, अगर आपके क्षेत्र के लोग आपसे मिलना चाहे, अपनी समस्याओं को लेकर आपसे बात करना चाहें, तो वो किस तरीके से आपसे मिल सकते हैं और अपनी समस्या आप तक पहुंचा सकते हैं? देखिए, मैं क्लिनिक पे भी बैठता हूँ, बहुत से लोग पेशेंट भी आते हैं और साथ ही साथ बहुत से लोग अपनी समस्याओं को लेकर भी आते हैं। मंगल बुध को छोड़कर मैं लगभग हर रोज समस्या सुनता हूँ। अगर मैं अपने निवास स्थान पे हूँ, कोई किसी भी वक्त आए, मैं उनकी समस्या सुनता हूँ, क्योंकि मैं क्लिनिक पे भी अपना समय देता हूँ, तो व्यक्ति वहीं मिलते रहते हैं। जी सर, तो सर जिस तरीके से आपने बताया कि अब सीवर लाइन को लेकर के भी कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं, उस पर भी जल्द सुनवाई होगी, तो और किस तरह की समस्याएं हैं जो जींद में इस टाइम पर बनी हुई है और आप उसे विधानसभा में भी उठाएंगे? देखिए, इस बार मैं लगभग 21 सवालों को लेके विधानसभा में जाने का काम कर रहा हूँ और क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी पता लगा है कि 2 मार्च से सत्र प्रारंभ होगा और लगभग कुछ क्वेश्चन, क्योंकि जींद की जो मोटी मोटी समस्याएं, जैसे मैंने आपको सुपर शटर मशीन को लेके, जो जींद की कुछ एक रोडों को लेकर समस्याएं हैं, ये सब चीजों को लेके विधानसभा में जाऊंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, पहले भी जो मैंने कुछ मांगे रखी विधानसभा में, तो मांगे मानने का काम किया गया। और शहर के लिए मैं अपना एक बड़ा प्रोजेक्ट, जो कि आप ये कह सकते हैं कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा उद्योग लगाने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से सिफारिश करूंगा। और विशेष तौर पर जो एक बड़ा प्रोजेक्ट और लेने की सोच रहा हूँ, ऑटो मार्केट के लिए अलग से कोई स्थान बनाया जाए, ताकि यहाँ से थोड़ा सा भीड़ भाड़ भी हट जाए और ऑटो मार्केट एक अलग से मार्केट बने, जिससे लोगों को फायदा मिल सके। जी सर, अमूमन पहले जो विधायक थे उनकी शिकायत रहती थी कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके कार्यकाल में या आपके वक्त पर जो अधिकारी हैं वो आपकी सारी आदेश मानते हैं, आपकी सारी बातें मानते हैं? देखिए, हर तरह का अधिकारी होता है। कुछ अधिकारियों को नशा होता है, वो लोग शुरू में आनाकानी करते हैं, लेकिन उन्हें समझा दिया जाता है तो इस बात को भी मानते हैं और उनको बताया जाता है। आज आप देख सकते हैं जींद के हालात पहले कैसे थे और आज जींद के हालात काफी सुधार में। और मैं तो यही कहूंगा, आने वाले समय में आप देखेंगे कि जींद काफी, जैसे एक सोच थी मेरे पिताजी की कि जींद को सौंदर्यकरण की तरफ बढ़ाया जाए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जींद को सौंदर्यकरण की तरफ बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। आप देखें तो डिवाइडर और चौक वगैरह बनाए जा रहे हैं और महापुरुषों के नाम से उन चौकों को बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और माँ भगवती की कृपा रही और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहा तो जींद जल्दी ही सौंदर्यता की तरफ बढ़ने का काम। जी सर, ऐसे कई अधिकारी होते हैं जो जनता की समस्या नहीं सुनते, अड़ियल रवैये पर अड़े रहते हैं, जनता की बातों को नहीं सुनते, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करते, तो ऐसे अधिकारियों को आप क्या नसीहत देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहूंगा कि अगर परमात्मा ने उन्हें मौका दिया सेवा करने का, तो उन्हें बड़े अच्छे ढंग से उन लोगों को डील करना चाहिए। अगर कोई अधिकारी अड़ियल है तो उनको अड़ियलता के हिसाब से यहाँ से उनका प्रस्थान करा दिया जाता है। मेरी तो एक ही सोच रहती है कि जींद में प्रत्येक को सुविधा देना हमारा काम है, चाहे वो ऑफिसर है, वो भी प्रत्येक व्यक्ति को सुविधा दे। और जहां तक हमारा खुद का प्रयास रहता है, जितना भी कार्य हो सके लोगों को उतना ज्यादा से ज्यादा कार्य करना चाहिए। और मैं अधिकारियों से भी ये कहूंगा कि अगर परमात्मा ने उन्हें मौका दिया है तो उन्हें अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभानी चाहिए, क्योंकि ये वो पोस्ट है, कहते हैं ना, चलो सखी उस देश में जहां कृष्ण का वास, पानी भरे दर्शन करें एक पंथ दो काज। आपको जहाँ सेवा करने का मौका मिलता है वहीं तनख्वाह से आपका घर भी चलता है, तो इससे ज्यादा बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। जी
सर, इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो लोग मतलब जो और नेता थे और विधायक थे और पार्टी के लोग थे वो अक्सर ये आरोप लगाते थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सिर्फ अपने क्षेत्र का विकास किया है। अभी बीते 7 साल से बीजेपी की सरकार है, तो क्या पूर्ण जिले का सही रूप से विकास हुआ है? क्या पूर्ण जिले में सही रूप से सभी तरह की योजनाएं चलाई गई हैं? आप पूर्ण रूप से जिले की बात मत करें, आप पूर्ण रूप से पूरे हरियाणा की बात करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि मेरे पिता स्वयं विपक्ष में 2 टर्म विपक्ष में रहे हैं, तो उस समय में विपक्ष के लोगों को पूछा भी नहीं जाता था विधायकों। लेकिन इस माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के राज में हम ये कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक विधायक को 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के विधायकों को 5-5 करोड़ रुपया आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगाने के लिए दिया गया था कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में विकास कर सके। मुझे लगता है ये पहले मुख्यमंत्री ऐसे होंगे जो विपक्ष का भी उतना ही ध्यान रखते हैं जितना वो पक्ष के विधायकों का रखते हैं। और आप देखेंगे कि एक समान आधार पर ही विकास किया जा रहा है। जिस मेवात नूह में पानी नहीं था, मेरी ही कमेटी में मेवात के कुछ एक विधायक हैं, वो खुद इस बात को मानते हैं कि अब पानी आ रहा है। उसका स्पष्ट सा कारण है कि मुख्यमंत्री जी किसी प्रकार से भेदभाव करने का काम नहीं करे, वो एक ही नजर से, एक ही दृष्टि से पूरे के पूरे हरियाणा को देखने का काम। जी सर, जिस तरीके से अभी हमने देखा कि बीते वक्त में 13 महीने तक किसानों का जो है वो आंदोलन चला था, जिसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों से माफी मांगी थी और उनका जो कानून थे वो वापस लिए थे। साथ ही ये भी आश्वासन दिया था कि उनकी मांगे पूरी की जाएंगी। लेकिन अब किसान जो है वो दोबारा चेतावनी दे रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद वो दोबारा आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे अगर सरकार ने उनके मांगे पूरी नहीं की। तो इसको आप कितना सही और कितना गलत मानते हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बात आपके सामने कही जो किसानों को लेके उन्होंने अच्छा करने का प्रयास किया। अगर लोग उसको नहीं समझ पाए तो उन्होंने ये बात भी कही कि मैंने समझाने का प्रयास किया, अगर आपको ये बात उचित नहीं लगी तो उसी बात को कहकर उन्होंने वो जो 3 कानून थे वापस लेने का काम किया। और वहीं पर उन्होंने ये कहने का काम किया जो इनकी मांगे हैं उन मांगों को मानने का काम करेंगे। कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जिन पे समय लग जाता है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर ये बात की है तो हमें उनकी बात पे विश्वास करना। सर, तो किसानों की जो मांगे मानी जाएंगी उनमें अभी कितना वक्त लग जाएगा? कहां पर दिक्कत आ रही है और कहां पर जो है वो ये मांगे जो है वो फंस रही हैं? देखिए, कुछ एक तो ये इलेक्शंस आगे 5 राज्यों के, तो आप भी समझ सकते हैं कितनी व्यवस्था हो जाती है, आदमी व्यस्त हो जाता है, सरकारें व्यस्त है। और इसके बाद ही मुझे कुछ प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस में आप ये मान के चलिए कि जल्दी से ही उनकी मांगों को मान के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो वायदा किया है वो वायदा पूरा करने का काम। जी सर, अब किसानों ने कल ही महापंचायत करी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने, जो किसान नेता है, उन्होंने किसानों को आंदोलन के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि किसानों को थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? ये सरकार कहीं ना कहीं मांगे पूरी करने में देरी कर रही है। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि कोई भी बात होती है तो बातों के बात से ही हल निकलता है, और अपने देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास कर लेते। अगर उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है तो वो आप लोगों की बातों पे, आप लोगों की उम्मीदों पे खरा जरूर उतरेंगे, क्योंकि उनका नाम भाई नरेंद्र सिंह मोदी है और अपनी कई बात से मुझे पूरा विश्वास है। मैं यही कह सकता हूँ कि अपनी बात, जो बात उन्होंने कही है उस पर वो खरा भी उतरेंगे। और फिर भी अगर कोई देरी हो गई, तो विलंब हो जाता है किसी भी कार्य, तो उसके लिए तो जितना और समय लगेगा करके पूरा हो जाएगा। किसान भाइयों को मुझे नहीं लगता कि उन्हें दोबारा से इस बात के लिए कहना पड़ेगा। ये जो आप बात कह रही है ये राजनीतिक स्टंट है। इस समय इस बात को उठाया जा रहा है ताकि इलेक्शन का माहौल बिगड़े और इस प्रकार से हो। ये उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर ऐसी बातें की जा रही है, ये माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं कुछ एक राजनीतिक लोग हैं जो किसानों में इस प्रकार की बातों को फैला के और वो अपना फायदा लेना चाहते हैं। और विशेष तौर पे किसान को इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो विश्वास करते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री पे। मैं तो ये जी सर, अब जिस तरीके से हमने आज देखा कि आज जो सीएम मनोहर लाल हैं वो मानेसर जाएंगे, वहां पर वो 500 बेडों के हॉस्पिटल का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा वो नूह भी जाएंगे जहां पर वो और कई उद्घाटन करेंगे। तो अब आगामी चुनाव, जो हरियाणा में चुनाव है उसमें 2 साल बचे हैं, 2024 में हरियाणा में चुनाव होने। ऐसे में आपको क्या लगता है, आप कितना मजबूत मानते हैं पार्टी को, और क्या लगता है आपको कि 2024 में जनता क्या दोबारा आपको पूर्ण बहुमत देगी?
देखिए, आप ही की बात का सबसे पहले तो मैं जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि आपने अभी एक प्रश्न उठाया था कि माननीय हुड्डा साहब के समय में सारा काम झज्जर सोनीपत और रोहतक में हुआ, लेकिन मैंने आपसे एक शब्द कहा कि माननीय मुख्यमंत्री इस नू मेवात की तरफ किसी भी मुख्यमंत्री ने देखने का काम नहीं किया। वहीं हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, आप देख रहे हैं कि नू में 500 बेडों का, मेवात में 500 बेड का उद्घाटन करने जा रहे हैं, हॉस्पिटल का एक नींव रखने जा रहे हैं। तो आपके सामने है, माननीय मुख्यमंत्री जी एक ही दृष्टि से पूरे हरियाणा को देखने का काम कर रहे हैं। ये इस प्रकार से साबित भी हुआ। पर रही बात 2 वर्ष में, आप ये मान के चलिए माननीय मनोहर लाल जी तीसरी बार इस सरकार को बनाने का काम करेंगे और हरियाणा के इतिहास में, ये इतिहास में एक बात को रचने का काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अपनी सरकार को बनाए। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए, अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए और साथ ही तमाम जानकारी और तमाम बातें हमारे साथ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से जींद से बीजेपी विधायक आज हमारे साथ जुड़े थे कृष्ण मिड्डा जी, उन्होंने बताया कि किस तरीके सरकार जो है वो हर राज्य में विकास करने की कोशिश कर रही है, हर जनता तक हर विकास कार्य पहुंचाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल के लिए आज का आपका विधायक में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।